मोनम है। अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। देखिए हमारी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें संधियां हैं और पाणिनि ने जो संधि लिखी है उनमें स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अभी हम स्वर संधि कर रहे हैं। तो इसका अगला जो सूत्र है हमारा वो है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी, देखिए इसी में लिखा हुआ है इसका जो अर्थ है टी, अच, अंतिम। अंतिम अच मतलब स्वर। तो अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन हो तो उस व्यंजन सहित अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। टी, ये टी संज्ञा होती है। अब आप कहेंगे कि टी संज्ञा क्या होती है? टी संज्ञा होती है जो अंतिम जो स्वर होते हैं व्यंजन के साथ उसके बाद में व्यंजन हो जो स्वर है तो टी संज्ञा से उनका लोप हो जाता है। तो कोई स्वर है और उसका हमें लोप करना है तो हम टी संज्ञा करते हैं। तो टी संज्ञा से उसका लोप होता है। तो अचो अंत्यादि टी, अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन हो और उस व्यंजन सहित अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, अर्थात उसका लोप हो जाता है। देखिए यहां है अर्थात उसका लोप होता है, अर्थात उसका लोप होता है। देखिए अब हम उदाहरण देके बताएंगे, जैसे मनीषा। अब ये मनीषा है अपना, इसका विच्छेद जब हम करेंगे संधि विच्छेद तो कैसे? मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा। तो यहां पर जो अस है अपना, देखिए ये नाम है, ये अस, इस अस की टी संज्ञा हुई है और फिर इसका लोप हुआ है, फिर लोप हुआ और ये बनेगा फिर अपना मन प्लस ईसा, मन प्लस ईसा, और यहां फिर ये बन जाएगा अपना मनीषा। जब इनका संयोग करेंगे तो ये हमारा मनीषा शब्द बन जाएगा, मनीषा। तो देखिए कैसे बना है कि मनीषा है, मनस प्लस ईसा, यहां पर अस की टी संज्ञा हुई है और फिर इसका लोप हुआ है टी संज्ञा का, तस्य लोप से लोप होता है इनका भाई। और फिर हमारा ये मन प्लस ईसा हो जाएगा और तो संयोग जब हम करेंगे तो मनीषा ये हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, मनीषा शब्द बन जाएगा। तो ये हमारा है अचो अंत्यादि टी। भाई अंतिम हलों की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है, उनका भी तस्य लोप से लोप होता है, टी संज्ञा का भी तस्य लोप से लोप होता है। अगला हमारा जो सूत्र है दीर्घ संधि का है। दीर्घ संधि आप सभी जानते हैं, अकय सवर्ण दीर्घ, अकय सवर्ण दीर्घ। ये क्या है? अक, अक में क्या आता है? आ से लेकर के का तक के जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनसे ये बनते हैं। तो उनमें आप देखना, जब आप आ से लेकर का तक के वर्ण करोगे तो उसमें ये आएंगे अ, ई, उ और री के बाद समान अक्षर हो तो दोनों जो उसी वर्ण का दीर्घ एकादेश हो जाता है। अक के बाद उसका समान वर्ण हो तो क्या होता है? उसका दीर्घ एकादेश हो जाता है, वो दीर्घ संधि होती है। कैसे होता है? देखिए ए आ हो प्लस ए, इधर भी ए या आ हो, चाहे तो ये आ हो जाए, ये आ हो जाए, ये आ हो जाए या ये वो आ, दोनों साइड में, दोनों तरफ पूर्व और पर में दोनों तरफ ए हो तो उसका दीर्घ एकादेश आ बन जाएगा। आया समझ में कि दीर्घ एकादेश आ बन गया। ऐसे ही ई और ई है इधर, इधर पर में ई और ई है, चाहे ये ई आ जाए चाहे ये ई आ जाए। जैसे इसमें चाहे तो यहां पर अपनी चाहे ये ई आ जाए प्लस ई ये ई आ जाए, या ई आ जाए या ई आ जाए, बनेगा क्या? ये ई बनेगी अपनी दीर्घ ई। तो दीर्घ ई आई तो दीर्घ संधि हो गई। ऐसे ही उ, उ प्लस उ और उ आ जाए तो यहां ये दीर्घ उ बन जाएगा। ऐसे ही री और री, देखिए री में और री में दीर्घ और ह्रस्व में क्या अंतर होता है? इसमें एक होता है, ये नीचे एक
और इसमें ये डबल हो गई, डबल मात्रा हो गई, तो ये दीर्घ री हो गया। तो इसका हमारा री का बन जाएगा दीर्घ री। तो ये हमारी दीर्घ संधि हुई। अब दीर्घ संधि में कुछ उदाहरण आपको देके बताएंगे कि कैसे बनती है। जैसे दैत्यारी है, दैत्या अरि, दैत्य मतलब राक्षसों के शत्रु, तो यहां पर आ गया हमारा दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। तो यहां पर क्या हुआ है, ये का आ, ये का ए प्लस ए बराबर आ, और शब्द बनेगा फिर हमारा ऐसे, दैत्य प्लस आरी। और जब हम इसका संयोग कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना दैत्य आरी। ठीक है। अब ऐसे ही अपना विष्णुदय, विष्णुदय, तो यहां पर क्या हुआ है, अणे का उ प्लस उ बराबर उ, तो ये बन जाएगा अपना विष्णु प्लस उदय, और यहां बन जाएगा फिर विष्णुदय, विष्णुदय, ये अपना बन जाएगा। आया कुछ समझ में कि कैसे हमारी दीर्घ संधि हो रही है। उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, और ऐसे करके फिर विष्णुदय बन जाएगा। ऐसे ही है अपना श्रीस। देखिए श्रीस में ऐसे ही, श्रीस में ये जो से का री, से का बड़ी ई और यहां बड़ी ई बराबर ई हो जाएगा, ये ई, और ये बन जाएगा फिर अपना श्रेय प्लस ईस, श्रेय प्लस ईस, और ये श्रीस बन जाएगा। ऐसे ही अपना होत्रकार, जो त्रय है तय का री प्लस री बराबर अपना हो जाएगा री, तो ये फिर अपना हो जाएगा यहां पर होत प्लस रिकार, होत प्लस रिकार, और फिर अपना होत्रकार बन जाएगा। जब संयोग करेंगे तो होत्रकार बन जाएगा। ये हो गई अपनी दीर्घ संधि, अके सवर्ण दीर्घ। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम आपको बता देंगे। तो अब आपके दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी कि दोनों तरफ समान स्वर हो तो वो दीर्घ एकादेश हो जाता है उन दोनों का। अब है एंग पदांता दति, पूर्व रूप संधि, जिसको हम पूर्व रूप संधि कहते हैं, उसका ये सूत्र है एंग पदांता दति। यहां कह रहा है कि पद, पद कौन से अपने सुबंत और तिगंत, सुप पद और तिग पद, शब्द रूप और धातु रूप के अंतिम ए या ओ के बाद ए हो। समझिए, ए या ओ इसके बाद ए हो, ए होना चाहिए तो उसे पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप एकादेश कैसे, जैसे ए या ओ के बाद ए हो तो ये ए या ओ ही वापस हो जाता है, अर्थात ए या ओ हो जाता है, ए हटाए वहां पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। पूर्व रूप संधि की ये पहचान होती है कि उसमें अवग्रह चिन्ह, ये एस जैसा अपना अवग्रह चिन्ह होता है, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, जो पूर्व रूप संधि में ही होता है। अब अपना जैसे ये हरे अब है, हरे अब ये शब्द है अपना, अब इसका विच्छेद जब हम करेंगे तो ये ऐसे आएगा हरे प्लस अब। देखिए हरे प्लस अब यहां पर रा में ए है और यहाँ अब है आ रहा है, तो आए समझ में, ए आ गया यहाँ और बाद में ए आ गया, तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा इसका। भाई ए है तो ये ऐसे ही रहेगा, हरे प्लस अब बन जाएगा ये जो है अपना अवग्रह चिन्ह, और जब संयोग करेंगे तो हरे अब। ऐसे ही विष्णुदय, तो यहां हो जाएगा अपना
विष्णु प्लस अब, तो ये ओ है, यहाँ ओ आ गया तो ये ऐसे ही रहेगा। पूर्व रूप में क्या होता है, पूर्व जो वर्ण है वो वर्ण ऐसे की ऐसे रहेगा और आ जो होता है उसका अवग्रह चिन्ह लग के और वो विष्णु अब बन जाएगा। तो आप देखिए इस चीज को समझिए कि जैसे अपना विष्णु अब है तो विष्णु प्लस अब ओ आ गया, बाद में ए आ गया, तो हमारी संधि क्या करे, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ये जो ए है इसमें मिल जाता है और इसका अवग्रह चिन्ह लग जाता है। तो ये विष्णु प्लस अब, विष्णु अब, ये रूप अपना बन गया है। तो ये हो गई हमारी पूर्व रूप संधि। आई होगी आपके समझ में कि पूर्व रूप संधि की क्या पहचान होती है। एक तो उसमें यह कि अवग्रह चिन्ह होता है और जो पूर्व शब्द हो जाता है, जैसे पहले जो शब्द आ रहा है बाद वाला शब्द उसी में मिल जाता है। पूर्व रूप ये होती है। पहले हमने पर रूप बताई थी, उसमें पर रूप में होता है कि बाद वाला हो जाता है, पहले वाला बाद वाले में मिल जाता है। अब एक सूत्र है अपना ऋत्यक। देखिए इसमें ऋत्यक ये सूत्र है, ये क्या कहता है कि पद के अंतिम अक ई उ री री, ये अपने पद के अंतिम अक है, ई उ री री को विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। बाद में ह्रस्व री हो, यदि बाद में कोई ह्रस्व री हो तो, आया समझ में कि अक जो है अक ए ई उ री री को विकल्प से ह्रस्व हो जाता है, बाद में ह्रस्व री हो। जैसे अब उदाहरण देकर जब हम इसको समझाएंगे, जैसे ब्रह्म ऋषि, अब ये ब्रह्म ऋषि है अपना, तो देखिए ब्रह्म ऋषि में क्या आ रहा है, ब्रह्म ए आ रहा है यहाँ, इसका विच्छेद जब हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो ये अपना अक आ गया और बाद में री आ गया, तो इसका क्या होगा, ये जो आ है, जो ये का आ को क्या हो जाएगा, ह्रस्व ए, ह्रस्व ए हो जाएगा। तो ये अपना बनेगा फिर ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, और संयोग करेंगे तो अपना बन जाएगा ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये बन जाएगा अपना। या तो ऐसे बन जाएगा या ऐसे भी हो सकता है, ये अलग अलग जब करेंगे तो ब्रह्म ऋषि ऐसे भी हो जाएगा। ये जो री है यहां आ गया, तो ये दोनों तरह से हो जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। तो ये समझाने का मतलब ये है कि जो दीर्घ वर्ण होते हैं पहले, उसको बाद में ह्रस्व हो जाता है यदि बाद में री हो, ह्रस्व री हो तो यहां ब्रह्म ऋषि ये आपको उदाहरण देकर बताया है कि कैसे इसका ह्रस्व ए हो गया। ह्रस्व वर्ण कैसे, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ बड़ा, ह्रस्व छोटा, छोटे वर्ण को कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, ये होते हैं अपने ह्रस्व वर्ण। और दीर्घ आप जानते हो, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ओ, औ, ये होते हैं अपने दीर्घ वर्ण। तो ये हो गई अपनी स्वर संधि। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। धन्यवाद।